चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान-3। दूसरी डी-बूस्टिंग से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा लैंडर। चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है लैंडर। गृहमंत्री अमित शाह आज ग्वालियर में भाजपा कार्य समिति की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। भोपाल में भाजपा सरकार के 18 साल का रिपोर्ट कार्ड करेंगे जारी। हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पांवटा साहिब में क्षतिग्रस्त राजमार्ग का किया निरीक्षण। पाकिस्तान में चर्च और घरों को जलाने की घटना की संयुक्त अरब अमीरात ने की कड़ी निंदा। धार्मिक प्रतीकों का सम्मान करने की दी नसीहत। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा और अमेरिका के फैबियानो कारुआना के बीच फिडे विश्व कप सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला आज। कल खेला गया पहला मुकाबला हुआ था ड्रॉ। फीफा महिला विश्व कप का फाइनल आज। इंग्लैंड और स्पेन के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 का दूसरा और फाइनल डी-बूस्टिंग ऑपरेशन आज तड़के 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 50 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई। डी-बूस्टिंग में चंद्रयान की गति को कम किया गया है। इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल उम्मीद के मुताबिक सही तरह से काम कर रहा है। साथ ही कहा कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और सूरज के उगने तक वे लैंडिंग साइट पर इंतजार करेगा। यहीं से ही 23 अगस्त को शाम 5:45 पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इस बीच चंद्रमा पर भारत से पहले पहुंचने की कोशिशों में लगे रूस को झटका लगा है। रूस के अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ गई है। इसके चलते इसकी कक्षा नहीं बदली जा सकी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने कहा कि वैज्ञानिक हालात का विश्लेषण कर रहे हैं। बता दें कि लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। और इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 लैंडर मॉड्यूल के 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरने की उम्मीद है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी लैंडर मॉड्यूल के चांद पर लैंड करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है। उन्होंने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया, लैंडिंग के लिए तैयार रहें। चंद्रयान-3 का अंतिम डी-बूस्टिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक लैंडर मॉड्यूल कक्षा को 25 किलोमीटर गुणा 134 किलोमीटर तक कम हो गया है। जैसे ही लैंडर मॉड्यूल चांद के करीब पहुंचेगा वैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और गृहमंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार के 18 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही शाह विकास और गरीब कल्याण को लेकर प्रत्येक विधानसभा में पहुंचने वाले प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां अटल सभागार में वृहद कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शाह प्रदेश भर के 1500 से ज्यादा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर कि वो राजधानी भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जो बीजेपी सरकार है उसका पिछले 20 वर्षों का लेखा जोखा यहां पर पेश करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाओं के माध्यम से जो लाभान्वित है उन तक बीजेपी पहुंचे और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को मोबिलाइज किया जाए और ऐसे लोगों को बीजेपी की तरफ मोड़ा जाए।
कैमरामैन विजय शर्मा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में रहेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स प्रमुख उभरती विश्व अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जोहानिसबर्ग दौरा 2 वजह से अहम होगा। पहला, उनकी इंटरवेंशन लीडर समिट पर वो क्या भूमिका देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि भारत की ये एक की प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान। और दूसरा, उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अगर वो मुलाकात होती है, क्योंकि 19वें मिलिट्री कमांडर्स मीट पर भी दोनों भारत और चीन अपने ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे बॉर्डर विवाद को सुलझा नहीं पाए थे। तो दुनिया की खास नजर होगी कि क्या राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में कुछ गर्माहट ला पाएगी कि नहीं। ब्रिक्स 2023 संस्करण में प्रमुख प्राथमिकता वाले जिन मुद्दों पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा, उनमें जलवायु परिवर्तन पहल के प्रति साझेदारी विकसित करना, भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास में बदलाव, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से अवसरों को खोलना, महामारी के बाद सुधार को बेहतर करना और सतत विकास पर 2030 एजेंडा, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी के साथ बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना शामिल है। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स नेता एक मंच पर बैठेंगे। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। ब्रिक्स समूह का विश्व जनसंख्या में 40% से अधिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 26% योगदान है। जोहानिसबर्ग से अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आफत वाली भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक 6 जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें शिमला सहित मंडी, सोलन, सिरमौर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण पूरे मानसून सीजन में अब तक 338 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। उधर राज्य में पिछले एक सप्ताह के दौरान भूस्खलन और बारिश से मरने वालों की संख्या अब 75 हो गई है। राजधानी शिमला के समरहिल इलाके के शिव बावड़ी में हुए राहत व बचाव कार्य अभी भी जारी हैं। घटनास्थल से कल शाम मलबे से एक और शव मिलने के बाद इस दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। और इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के कच्चे ढांग में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 21 अगस्त को उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसद संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना है। सम्मेलन के दौरान राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी, सभापति और अध्यक्ष तथा उपसभापति और उपाध्यक्ष निम्नलिखित विषयों पर विचार मंथन करेंगे। डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से सुशासन को प्रोत्साहित करने में जनप्रतिनिधियों को और अधिक प्रभावी, कुशल जैसे बनाया जाए और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्र को सुदृढ़ करने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका। उद्घाटन सत्र के दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। सम्मेलन का समापन 22 अगस्त को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के समापन भाषण के साथ होगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और अन्य गणमान्य व्यक्ति समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वागीर आज ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह शहर फ्रेमंटल पहुंच रही है। ये फिलहाल फ्रेमंटल में विस्तारित दूरी की तैनाती पर होगी। आईएनएस वागीर भारतीय नौसेना की 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है, जिसे इसी साल जनवरी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के विस्तारित रेंज में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी की ये पहली तैनाती है, जो लंबे समय तक बेस पोर्ट से विस्तारित रेंज पर निरंतर संचालन करने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता और पेशेवर कौशल को प्रदर्शित करती है। ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रवास के दौरान आईएनएस वागीर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इकाइयों के साथ 22 से 24 अगस्त तक विभिन्न अभ्यासों में भाग लेगी। और WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने गांधीनगर में आयोजित G20 कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत कई सारी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। उन्होंने बताया कि टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ जैसी चीजों पर काम किया जा रहा है, जो आने वाले समय में काफी अहम साबित होगा। G20 countries have agreed under India's presidency is to address the access to counter measures, medical counter measures. So that's very important. Then there is a consensus with the G20 to address that. And the second is the Digital Health Initiative, and WHO will coordinate the initiative and will be its secretariat. And this is to use digital technology, including AI, to achieve universal health coverage. And I have witnessed here when we visited the Ayushman Bharat Wellness Center how telemedicine can be used to link the health post with a remote hospital and serve people. And we have also, some presentations from some countries with good experience in digital technology. So that's another initiative that we launched today, and that will benefit the whole world. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर मेरी श्रद्धांजलि। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने कल एक प्रेस बयान में कहा कि यूएई पाकिस्तान में चरमपंथियों द्वारा कई चर्चों और दर्जनों घरों को जलाने की कड़ी निंदा करता है। साथ ही उसके बाद हुई हिंसा की भी निंदा की। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जारी किए गए बयान में कहा कि घृणास्पद भाषण, बयान और उग्रवादी लोग सहिष्णुता, सह अस्तित्व और शांति के मूल्यों को फैलाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बाधित करते हैं। पाकिस्तान में मानवीय और नैतिक मूल्यों के साथ सिद्धांतों की सुरक्षा को खत्म कर दिया गया है। रिलीज में उन्होंने कहा कि ये वह समय है जब वैश्विक स्तर पर हमें सहिष्णुता, शांति और सार्वभौमिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक साथ मिलकर काम करना है। ऐसे समय में धार्मिक उत्तेजना पर काबू करना चाहिए, धार्मिक प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। हमें ध्रुवीकरण से बचने की आवश्यकता है। हालांकि यूएई ने अपने बयान में आपराधिक घटना से निपटने में पाकिस्तानी सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की सराहना की है। पाकिस्तान में पाक कुरान मस्जिद के बेअदबी मामले में पाकिस्तान के पूर्वी इलाके में हिंसा भड़क गई थी। अब तक इस मामले में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इस बीच ईसाई नेताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस मूर्खदर्शक बनी रही। फैसलाबाद जिले की जरनवाला पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने एक दिन पहले ईसाइयों के घरों और चर्च की इमारत में तोड़फोड़ और आग लगाने के लिए 600 लोगों के खिलाफ 2 आतंकी मामले दर्ज किए हैं।
और पाकिस्तान के विपक्षी नेता शाह महमूद कुरैशी को कल हिरासत में ले लिया गया। पार्टी प्रवक्ता जुल्फी बुखारी ने कहा कि 2 बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे कुरैशी की हिरासत का विशेष कारण तुरंत स्पष्ट नहीं है। कार्यवाहक सूचना मंत्री ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और पाकिस्तान में वर्तमान में चल रहे सभी अत्याचार और चुनाव पूर्व धांधली के खिलाफ पीटीआई के रुख की पुष्टि करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में 3 साल की जेल में है और उन्हें 5 साल तक कोई चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। वे किसी भी गलत काम से इंकार करते हैं। खान ने आखिरी चुनाव 2018 में जीता और 2022 में अविश्वास मत में बाहर होने तक वो प्रधानमंत्री बने रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूर्व मंत्री शिरीन मजारी ने अपनी बेटी का बिना वारंट के रातों रात अपहरण करने का आरोप लगाया है। शिरीन मजारी ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों और सादे कपड़े पहने लोगों ने उनकी बेटी ईमान जैनब मजारी हाजिर का अपहरण कर लिया। घटना की कड़ी निंदा करते हुए मजारी ने इसे अपहरण और राज्य फांसीवाद का कृत्य करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी सामने का दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुस गए। अपनी निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने आगे कहा कि रात भर की कार्रवाई के दौरान कर्मियों ने न केवल उनकी बेटी को गिरफ्तार किया बल्कि सुरक्षा कैमरे, ईमान का लैपटॉप और फोन भी जब्त कर लिया। पूर्व पीटीआई नेता ने आगे खुलासा किया कि उन्होंने उनसे उनके इरादे के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने ईमान को खींच लिया और उसके घर के हर कोने की तलाशी लेने लगे। खबर इजराइल से है। इजराइल के तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के न्यायिक बदलाव के खिलाफ हजारों इजरायली प्रदर्शनकारी कल एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 33वें सप्ताह में प्रवेश कर गया है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को सुनवाई शुरू की थी, जो नेतन्याहू और उनके कट्टर दक्षिणपंथी गठबंधन द्वारा किए गए न्यायिक बदलाव से जुड़ी अपीलों की श्रृंखला में पहली सुनवाई है, जिसने एक अभूतपूर्व घरेलू संकट पैदा कर दिया है। अर्ध संवैधानिक बुनियादी कानून में 1 मार्च संशोधन ने उन शर्तों को सीमित कर दिया है जिनके तहत एक प्रधानमंत्री को अयोग्य या अक्षम माना जा सकता है और पद से हटाया जा सकता है। और अमेरिका के डेनमार्क और नीदरलैंड से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की स्वीकृति दी गई है और F-16 विश्व के सर्वाधिक विश्वसनीय लड़ाकू विमानों में प्रमुख है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजिनिकोव ने अमेरिका के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, यूक्रेन की जीत निश्चित है। इससे पहले अमेरिका ने कहते हुए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था। इससे रूस के साथ तनाव और बढ़ जाएगा। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूस के ऑपरेशन कमांडर से मुलाकात की। पुतिन ने रोस्तोव ऑन डॉन में विशेष सैन्य अभियान समूह के मुख्यालय में एक बैठक की। ये बैठक यूक्रेन द्वारा डोनेत्स्क क्षेत्र के छोटे से गांव उरोजाइन में जीत का दावा करने के बाद हुई है। हालांकि रूस ने इस बैठक को एक विशेष सैन्य अभियान बताया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि शनिवार को उत्तरी यूक्रेन के शहर चेरनीहाइव में केंद्रीय चौराहे पर रूसी मिसाइल के हमले में सोफिया नाम की एक छोटी लड़की सहित 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 144 लोग घायल हो गए। और नाइजर जुंटा नेता अब्दुल रहमान तियानी ने शाम को टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा कि तख्ता पलट के नेता और नाइजीरिया के लोग युद्ध नहीं चाहते हैं और बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। इस बीच पश्चिम अफ्रीकी गुट इकोवास नियामी में 26 जुलाई के तख्ता पलट को उलटने के लिए कूटनीतिक तरीके अपना रहा है, जिसमें तियानी और उनके लोगों ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बाजौम को उखाड़ फेंका था। तियानी ने आगाह किया कि नाइजर जरूरत पड़ने पर अपना बचाव करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जुंटा अपने एजेंडे पर काम कर रहा है और लोकतंत्र में वापस परिवर्तन पर परामर्श करने के लिए एक राष्ट्रीय संवाद शुरू करेगा, जो 3 साल से अधिक नहीं चलना चाहिए।
और पश्चिम अफ्रीका के मुख्य क्षेत्रीय ब्लॉक इकोवास के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल नाइजर की राजधानी नियामी में नाइजर के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बाजौम से मुलाकात की और जुंटा नेता जनरल अब्दुर्रहमान तियानी के साथ बातचीत की। पश्चिम अफ्रीकी समूह 26 जुलाई के तख्तापलट को पलटने के लिए कूटनीतिक तरीके अपना रहा है। और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मनांगवाग्वा ने के समर्थन में कल शुरुग्वी में हजारों समर्थक एकत्र हुए। राष्ट्रपति मनांगवाग्वा ने आगामी चुनावों से पहले अपनी अंतिम जानू पीएफ रैली की। जेएनयू पीएफ 1981 में देश की आजादी के बाद से सत्तारूढ़ पार्टी रही है। कभी अफ्रीका की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाने वाली पार्टी ने 2000 के बाद से उथल पुथल देखी है, जब पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने भूमिहीन अश्वेतों को फिर से बसाने के लिए सफेद स्वामित्व वाले खेतों की हिंसक जब्ती का नेतृत्व किया था। मुगाबे को 37 साल सत्ता में रहने के बाद 2017 के सैन्य तख्तापलट में अपदस्थ कर दिया गया था और उनकी जगह उनके लंबे समय के सहयोगी राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा को नियुक्त किया गया था। लेकिन उस समय कई लोगों को जिस आर्थिक बदलाव की उम्मीद थी वह मायावी साबित हुआ। बुधवार को होने वाले मतदान में राष्ट्रपति पद के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली लड़ाई 80 वर्षीय मनांगाग्वा और 45 वर्षीय वकील और पादरी नेल्सन चामीसा के बीच है, जो विपक्षी सिटीजन्स कोएलिशन फॉर चेंज का नेतृत्व करते हैं। चुनाव कानून निर्माताओं और स्थानीय परिषद नेताओं के लिए भी है। बात करें खेल की दुनिया की तो भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। कप्तान जसप्रीत बुमराह की शानदार वापसी से उत्साहित भारतीय टीम आज मैच में जीत दर्ज कर 3 मैचों की सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। भारत इसके साथ ही बेहतर मौसम की भी उम्मीद करेगा, जिससे युवा बल्लेबाजों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। पहले T20 में भारत ने आयरलैंड को बारिश के कारण बाधित मैच में 2 रन से हराया था। डकवर्थ लुइस नियम के तहत भारत को जीत हासिल हुई थी। और फीफा महिला विश्व कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड का सामना स्पेन के साथ होगा, यानी इसके बाद दुनिया को नया विश्व चैंपियन मिलेगा। दरअसल ये दोनों ही टीमें अब तक विश्व खिताब नहीं जीत पाई हैं। यूरोपीय चैंपियन इंग्लैंड के पास इतिहास रचने का दूसरा मौका होगा, जब वे लगभग एक शाम के समय में कोई दूसरा बड़ा खिताब अपने नाम करेंगे। गौरतलब है कि विजेता टूर्नामेंट के 9वें संस्करण में विश्व चैंपियन बनने वाला 5वां अलग देश बन जाएगा। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका 4 बार, जर्मनी 2 बार, नॉर्वे और जापान एक बार विश्व कप जीत चुके हैं। वहीं स्वीडन ने फीफा महिला विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया। इस शानदार जीत के बाद टीम ने स्वीडन से चौथी बार कांस्य पदक हासिल किया। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने शनिवार को फिडे विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के पहले गेम में अमेरिका के अनुभवी खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को ड्रॉ पर रोका। 18 साल के प्रज्ञानंदा ने काले मोहरों से खेलते हुए कड़े मुकाबले में 78 चाल के बाद अमेरिका के खिलाड़ी को ड्रॉ पर रोका। प्रज्ञानंदा आज दूसरे दौर का मुकाबला खेलेंगे। और अजरबैजान के बाकू में क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।